तब सुकुल बाबू ने आवाज को और भी ऊंचा चढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही। उसे लगाव आपसे नहीं, अपनी कुर्सियों से है। और कुर्सियों का तकाजा यही है कि अभी ऐसी बातों को गोलमाल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। इंसानियत की खाद पर ही कुर्सी के पाए अच्छी तरह जमते हैं। मजमे में एक सिरे पर जहां नए नए चेहरे वाले लोग बैठे थे, तालियां बजने लगीं। शांत रहिए, शांत रहिए। उस जरा से शोर के लिए सुकुल बाबू ने ऐसे कहा जैसे भारी शोर मच रहा हो। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूं कि क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूं, मुझसे भला कैसा डर? अरे जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बिठाया, और कुर्सी पर बैठकर आपने जो कुछ किया जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफेद को काला और काले को सफेद करने में लगे हो? क्षणिक विराम। इस हारे हुए सुकुलबा से डरने की जरूरत नहीं, पर भगवान से जरूर डरो। इन बेजुबान बेगुनाहों पर इतना जोर जुल्म मत करो। मजमे में हल्की सी सुरसुराहट होने लगी तो सुकुल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज में तेजी आ गई। मैं मानता हूं कि हमसे गलतियां हुई। आपने दिखा दी और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती नहीं करती। इस सरकार ने आपकी सुख शांति, उन्नति समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए। हम आश्वस्त हुए, क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभा एकदम स्तब्ध। सच मानिए, यदि मुझे लगता कि इस सरकार के हाथों आपका भला ही भला होना है, तो आज आप लोग मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सत्कार्य में दास साहब का सहयोगी न बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूं। पर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दहाड़े के इस जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लूं, इतना गया गुजरा भी नहीं हूं। क्षणिक विराम। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हकीम बोले रहा खड़े होने को? सुकूल बाबू सिटपिटाए नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया तैश के साथ। खड़ा हुआ हूं आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बिसु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल बिसु की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक बिसु की नहीं, आपके जिंदा रहने के हक की मौत है। आपका यह हक जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के हाथ बेच दिया गया है, और वही हक मुझे आपको वापस दिलवाना है। जुल्म ने आप लोगों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं लड़ूंगा आपकी यह लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप लोग साथ देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने में नारे लगने लगे। बाकी लोग नारे लगाने के बजाय नारे लगाने वालों को देखते रहे और लठधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर ठकठकाते रहे।
पर मजमे में अब काफी सरगर्मी फैल गई और लोगों के चेहरे पहले की तरह सूने और सपाट नहीं रह गए। सुकुल बाबू ने आवाज और अदा बदलकर बड़ी नाटकीय मुद्रा में कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराजगी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूँ कि 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा हूँ, आप लोगों के लिए रहा हूँ। हक है आप लोगों का मुझ पर, और अब हक अदायगी का अवसर आया है, तो यह सुकुलवा चूकेगा नहीं। चूके तो जूते मारिए उसके मुंह पर। क्षणिक विराम। मुझे दा साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, बिस्सू को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने में कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई, उसके पहले ही दूसरे कोने से फिर नारे लगने लगे, और धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुकुल बाबू जिंदाबाद। और तय हुआ कि अगले सप्ताह ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दा साहब के यहाँ जाएगा, जिसका नेतृत्व सुकुल बाबू करेंगे। मजमा उखड़ने तक लोगों में काफी उत्तेजना आ गई थी, और सुकुल बाबू को लगा कि उनका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया। बड़े संतुष्ट और गदगद से सुकुल बाबू गाड़ी में बैठे। उनके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा, आखिर आपने रंग जमा ही दिया सुकुल बाबू। हम्म। सुकुल बाबू का मन फिर आंकड़ों में उलझ गया। जोरावर वाले दल के वोट तो गए, करीब 45% वोट है जोरावर के, एकदम बंधे बंधाए, एक नहीं फूटने का उसमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। पर इन नीची जात वालों का कुछ भरोसा नहीं, घेर घार कर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे उनका कब रुख बदल जाए और वे फूट लें। कुछ ठीक नहीं ससुरों का। अब सारे हरिजन और बिसु की जात वाले एकजुट होकर सुकुल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा यह भाषण। और सुकुल बाबू को लगने लगा कि गांव वालों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सहमे से ही बैठे रहे। लाठियां लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे, जरूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्होंने अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर ही देते, खलबली भी मचती और मजमे का रुख अपने आप उनकी तरफ हो जाता। लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर भी ऐसे बेजान से होकर बैठे रहे। इतने बौड़म तो अब नहीं रहे गांव वाले, बल्कि कहना चाहिए शहरियों के भी कान काटने वाली चतुराई आ रही है उनमें आजकल। पिछले साल इन्हीं ने कान काट कर रख दिए थे उनके उनकी अपनी हथेली पर। एकाएक कुछ ख्याल आया सुकुल बाबू को। ड्राइवर से बोले, गाड़ी वापस घुमा। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, किधर चले? बिसु के घर तो गए ही नहीं, उसका बाप तो सभा में भी नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिल ले और दिलासा देने का और ही असर होता है। गांव वाले तो इन छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं बेचारे। गाड़ी वापस आई देखकर बिखरे मजमे के कुछ लोग फिर सकुल बाबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। दो लठैत भी मजमे के साथ आ खड़े हुए, वैसे चुपचाप
पर उनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ लिखा हुआ था। घंटे भर बकवास कर ली, अब और क्या बाकी रह गया है जो फिर पलट आए। लेकिन जब सुकुल बाबू का मंशा मालूम हुआ तो दल का दल सुकुल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था उस रास्ते पर, सो पद यात्रा करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुंचे, पर बेकार हो गया जाना। घर पर केवल दो बच्चे ही मिले। पूछने पर बोले, दद्दा और माँ शहर गए हैं दोपहर से ही, रात में लौटेंगे। शहर? किसके साथ, क्यों? एकाएक ढेर सारी शंकाएं उभर आई सुकुल बाबू के मन में। कहीं दा साहब ने ही न बुलवा लिया हो। वे इधर भाषण ही देते रह गए हो और उधर उन्होंने दूसरी ही घुट्टी पिला दी हो। क्या जाने, बिंदा जीजा ले गया है। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजी वाला? खैर, पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदे सिरी बिसु का खास दोस्त है। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, पर है बेहद बदमिजाज और बदजबान। सुकुल बाबू थोड़ा ठनकते माथे से ही गाड़ी पर लौटे। बिसु के बाप को घर पर मिलना चाहिए था। वे आखिर बिसु की गमी में ही तो आए थे। कल से ऐलान भी करवा दिया था। उसके बावजूद कमबख्त शहर चला गया। इन देहातियों का कोई भरोसा नहीं, किस करवट बैठे। आज उसे सुकुल बाबू की बातें सुननी चाहिए थी। बातें न भी सुनता तो कम से कम उन्हें अपने घर आया तो देखता। खैर, गांव वालों ने तो देखा ही है, कैसे इतनी दूर पैदल चलकर वे गए। गांव वालों पर तो जरूर इसका असर हुआ होगा। लेकिन खा पी कर लेटे तो दिमाग के एक कोने में टंगा हुआ ये प्रश्न फिर कुरेदने लगा। बिसु के माँ बाप शहर क्यों गए? वह भी खास उस दिन जब उनका भाषण था। जरूर दास साहब ने ही कोई चाल चली होगी। इस बार दास साहब की हर चाल की जवाबी चाल उन्हें चलनी है, और वह भी सवाई चाल। यह मौका गया तो फिर 4 साल तक कोई उम्मीद नहीं। और 4 साल? आज तो सब तरफ जैसी हालत हो गई है, उसमें 4 दिन का भरोसा नहीं। उंगली आंखों के सामने लाकर सुकुल बाबू मुक्त भाव से नीलम को देखते रहे। बस अब तेरा ही भरोसा है, तू ही पार लगाना। फिर उठे और सीधे बैठकर जोर जोर से एक मंत्र का जाप करने लगे। नींद अच्छी आती है इस जाप से। अब आए तीसरे कोने पर। जिस समय गांव में पूरे जोश खरोश के साथ सुकुल बाबू अपना भाषण दे रहे थे, दास साहब सचिवालय से लौटकर घर में अपना ऑफिस खोले बैठे थे। नियम है उनका, 7 से 9 बजे तक वे जरूर अपने घरेलू ऑफिस के कमरे में बैठते हैं। काबिले गौर फाइलों को वे यहीं देखते हैं। फाइलें निपटाने की अपनी मुस्तैदी के लिए बड़ा यश है दास साहब का। उनका विश्वास है कि काम वही अच्छा जो अपने हाथों से हो और अपनी नजरों के नीचे हो। दफ्तरों और अलग अलग महकमों में फैली काहिली और गैर जिम्मेदारी पर मन बड़ा शुद्ध रहता है दास साहब का, और चाहते हैं कि केवल उपदेश न देकर वरन अपना उदाहरण सामने रखकर नसीहतें दें लोगों को। बापू यूं ही इतने बड़े देश को अपने साथ त्याग के रास्ते पर चलाकर नहीं ले गए थे, पहले खुद चले थे उस रास्ते पर। आस्था से कही बात और आस्था से किया काम दूसरे तक न पहुंचे, यह हो ही नहीं सकता। नहीं पहुंचता है तो समझो कहीं तुम्हारी अपनी आस्था में कमी है। बापू की हर बात, हर आदर्श को गांठ बांध कर रखा है दास साहब ने। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी।
दत्ता बाबू आए हैं, मशाल वाले, और बड़े अदब से दत्ता बाबू का कार्ड पेश कर दिया। कुछ क्षणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई दास साहब के चेहरे पर। लगा जैसे चेहरा तो ऊपर उठा लिया है पर दिमाग कहीं फाइलों में ही अटका रह गया। चपरासी हुक्म की प्रतीक्षा में बुत बना खड़ा रहा। हम्म कुछ सोच में पड़ गए हैं दास साहब। सामान्यतः वे इस समय विशेष प्रकार के लोगों से ही मिलते हैं, पर दास साहब ने ही तो बुलवाया था दत्ता बाबू को। ठीक है, ले आओ अंदर। सोच में से उबरे तो आदेश दिया। फिर एकाएक कुछ याद आया हो, बोले, और सुनो, रत्ती से कहना कि 5-7 मिनट में डीआईजी से फोन पर बात करवा देगा। चपरासी बाहर निकला तो दास साहब ने फाइल बंद करके एक और सरका दी। फाइल मेज पर से ही नहीं सरकी, दिमाग और चेहरे पर से भी सरक गई। उसूल है दास साहब का कि जिससे भी मिलो पूरी तरह से मिलो। यह नहीं कि दिमाग तो कहीं और अटका और आने वाले को हाँ हूं करके टरका रहे हैं। नहीं समय है तो साफ मना कर दो। साफ गोई में वे विश्वास रखते हैं और दूसरे से भी उसकी अपेक्षा रखते हैं। दत्ता बाबू घुसे तो एक ही मुस्कुराहट में उनका स्वागत भी कर दिया और अभिवादन का जवाब भी दे दिया। फिर बड़े हल्के फुल्के ढंग से कहा, आइए दत्ता बाबू आइए, पर इस समय कैसे? दत्ता बाबू हल्के से सकपका गए। उनका बढ़ता कदम एक क्षण को वहीं थम गया। तब लगा जैसे गलत समय पर आ गए हो। थोड़ा हकलाते हुए बोले, जी वो आपने याद फरमाया था, कल लखन बाबू ने। दत्ता बाबू की सकपकाहट भाप गए दास साहब। उन्हें सहज बनाने के लिए बोले, हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलवाया था। आप लोग भले ही भूल जाएं, पर मुझे तो सबका ही ख्याल रखना पड़ता है, सबकी ही खैर खबर लेनी पड़ती है। नहीं नहीं, कैसी बात फरमा रहे हैं, भला ऐसा कभी। आप हुक्म करते। शब्द नहीं सूझ रहे हैं दत्ता बाबू को। दास साहब ने ही उबारा उन्हें। कोई 5-6 महीने पहले इंटरव्यू के लिए समय मांगा था आपने। नहीं दे सका था। समय के अभाव की बात तो अपनी जगह थी ही, पर मैं चाहता ही नहीं था। जी। भौचक भाव से दत्ता बाबू चेहरा देखने लगे दास साहब का। ठीक कह रहा हूं। कहने को था क्या उस समय मेरे पास? मेरी ये योजनाएं हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे शासनकाल में ये होगा, वो होगा, यही सब। पर ये गा गे गी वाली भाषा मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई, पहले कुछ कर दो, फिर उस पर बात करो। दूसरों से भी बात करने को कहो, आलोचना करने को कहो। जी वो बात ऐसी है कि मैं आना तो, अब क्या बताऊं। मैं उल्हाना नहीं दे रहा। जानता हूं काम बढ़ गया है आप लोगों का अब। बीच में तो यह स्थिति थी कि बनी बनाई खबर आ गई ऊपर से और छाप दी। आप लोगों के लिए तो कुछ काम ही नहीं रह गया था। फिर जरा ठहर कर बोले, प्रजातंत्र में अखबार पर पाबंदी हो, अशोभनीय स्थिति लगती है यह। दत्ता बाबू को तो जैसे बढ़ावा मिल गया। अखबार बंद हो जाने की भड़ास निकालने का मौका आ गया। भमक कर बोले, अशोभनीय? मैं कहता हूं काले अक्षरों में लिखा जाएगा उन शर्मनाक जातियों का इतिहास। गला घोट कर रख दिया था सबका। मैं तो, न न दत्ता बाबू, अंकुश लगा दिया दास साहब ने। आपका इस तरह टिप्पणी करना भी कोई खास शोभनीय नहीं है।
आप लोगों ने जो भूमिका अदा की, उसे किन अक्षरों में लिखेंगे आप? चापलूसी और जी हजूरी की भूमिका तो नहीं है अखबार नवीसों की। दत्ता बाबू की सांस भीतर ही खिंची रह गई। दास साहब ने पैनी नजर से देखते हुए कहा, फिर आपका अखबार तो अश्लीलता के आरोप पर बंद हुआ था। सो भाई, बात अधूरी ही छोड़ दी दास साहब ने। दत्ता बाबू की नजरें जमीन पर और मन गड्ढे में। फिर भी किसी तरह साहस बटोर कर बोले, जी वो झूठा आरोप था। असल में हमारे अखबार ने, अब मैं, खैर छोड़िए। जो कुछ हुआ उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छा लग सकता है, पर उचित नहीं है। उस सब के लिए मैंने बुलाया भी नहीं है आपको। बेहतर यह है कि अब मौका मिला है, लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, तो उन्हें अच्छी तरह निभावें, पूरी लगन और निष्ठा के साथ। हम लोग भी, क्षणांश का विराम देकर एक एक अक्षर पर जोर देते हुए वाक्य पूरा किया। आप लोग भी। शब्दों में तो ऐसा कुछ नहीं था, पर पता नहीं दास साहब के लहजे में कुछ था या उनकी नजरों में, कि एकदम सख्ते में आ गए दत्ता बाबू। मन ही मन याद करने की कोशिश करने लगे कि कहाँ क्या गुनाह हो गया। पर दास साहब ने तुरंत ही उबार लिया। बड़े सहज भाव से पूछा, अब तो गला घुटने का एहसास नहीं होता आपको? किसी तरह का कोई अंकुश तो नहीं महसूस होता अपनी बात कहते समय? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इतनी सी बात कहते समय भी आवाज घुटी घुटी ही निकल रही थी दत्ता बाबू की। सहज नहीं हो पा रहे थे। खुलकर टिप्पणी कीजिए। हम गलती करें तो खुलकर निंदा कीजिए, हमारी भी। दत्ता बाबू टुकुर टुकुर दास साहब का मुंह ही ताकते रहे। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूं कि निंदक नियरे राखिए। प्रशंसक से निंदक ज्यादा हितैषी होता है हमेशा। आपको सतपथ पर रखता है। आदमी एक बार इस गुर को समझ ले तो हमेशा के लिए भटकने से बच जाए। पर स्वभाव है आदमी का, प्रशंसा ही अच्छी लगती है उसे। हंस पड़े दास साहब। तो दत्ता बाबू ने भी राहत की सांस ली। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बेकार ही इतना सिटपिटा गए थे वे। तभी फोन की घंटी बज उठी। दास साहब ने चोंगा उठा लिया। कौन से ना? हाँ बोलो। अच्छा। चेहरा कुछ तनने लगा दास साहब का। देखो भाई, तुम मामले की तह तक जाओ और दूध को दूध और पानी को पानी करो। यह काम है तुम्हारा, समझे? हम्म। देखो सिन्हा, मैं चाहता हूं कि घटना की सही सही तहकीकात हो। कोई क्या कहता है इसकी चिंता मत करो। मेरे कहने की भी चिंता मत करो। बस अपना फर्ज निभाओ ईमानदारी और सच्चाई के साथ। हम्म। सो तो होगा ही, इसे कौन रोक सकता है? और देखो, किसी अफसर को भेजकर फिर से बयान लेने को कहो। सुना है लोगों ने डर के मारे सही बयान नहीं दिए। फिर आवाज में हल्की सी सख्ती लाकर कहा, पुलिस के सामने जनता को अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आतंकित नहीं। जनता यदि डरती है तो कलंक है ये पुलिस वालों के लिए, मेरे अपने लिए भी। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर आदेश देते से बोले, जाइए, जैसे भी हो उन्हें भरोसा दीजिए। निडर बनाइए कि वे सच बात कहें। ऐसी घटनाएं घटे और पुलिस ठीक ठीक पता न लगा पाए, तो मतलब क्या हुआ पुलिस का? इससे तो बेहतर है कि आप और हम इस्तीफा देकर बैठ जाएं।
नहीं नहीं, अपना दोष दूसरों पर मढ़ने से काम नहीं चलेगा। जनता बयान नहीं देती तो क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं नहीं, मैं बहाने नहीं, काम चाहता हूँ। पिछली बार की बात बर्दाश्त कर गया, पर इस बार यदि मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो मैं सजा आपको दूंगा, अपने को दूंगा, समझे? हाँ, यह हुई ना कुछ बात। अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम को फाइल लेकर मेरे पास आओ, मैं खुद देखूंगा। इन छोटी छोटी बातों को लेकर गांव वालों में तनाव हो, यह ठीक नहीं। 3-4 दिन में मैं भी जा रहा हूँ वहां, बात करूंगा लोगों से। पर जाने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए वाकये की। ता साहब ने फोन रख दिया और दोनों हथेलियों में अपना सिर थाम लिया। लगा जैसे किसी गहरी चिंता में डूब गए हों। दत्ता बाबू बेचारे इस दौरान अजीब से पशु पेश में बैठे रहे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका यहाँ बैठे रहना सही भी है या नहीं, और नहीं है तो जाएं भी कैसे। पर कुछ ही क्षणों में दा साहब ने अपना चेहरा उठाया। क्षण भर पहले के तनाव, परेशानी और सख्ती का कहीं नामो निशान भी नहीं था। वही सहज संयत भाव, शांत गंभीर मुद्रा। डीआईजी सिन्हा का फोन था। बड़ी लापरवाही से दा साहब ने कहा। दत्ता बाबू के चेहरे पर असमंजस का जो भाव पुता हुआ था, उसमें कौतूहल और आ मिला। जी, कोई खास बात? बातचीत से अनुमान तो लगा लिया था दत्ता बाबू ने, फिर भी पूछा। पर पूछते ही एक विचित्र से संकोच में भी गड़ गए। पता नहीं यहाँ बैठकर ये पूछना उनके अधिकार की सीमा में है या भी नहीं। दा साहब की नजरें जाकर शून्य में टंग गईं और दत्ता बाबू असमंजस में बैठे रहे। थोड़ी देर में दा साहब अपने में लौटे और दत्ता बाबू के प्रश्न का सूत्र पकड़कर ही बोले। खास क्या? वही सरोहा वाली वारदात, मालूम होगा आपको तो। जी हाँ, जी हाँ, वो बिसेसर नाम के किसी नौजवान की हत्या का मामला।